हेलो स्टूडेंट्स, एज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने पहले बताया था आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी देता है विद द हेल्प ऑफ अ कर्व विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इन विच द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, दी हुई वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी हमको कर्व के नीचे जो एरिया है उस एरिया से मिलती है, और उसको डिराइव करने के लिए हम एक टेबल का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल। ठीक है, इन विच वी कन्वर्ट द एक्स स्केल इनटू द जेड स्केल बाय द फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, where sigma is the standard deviation, x bar is the mean and x is the x observation और x scale value। तो पहले z स्केल में कन्वर्ट करते हैं और z स्केल में कन्वर्ट करके हम टेबल के थ्रू z वैल्यू के रिस्पेक्ट में एरिया डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अब पहले से हमको z स्केल में वैल्यू दी है तो फिर हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फॉर z इज इक्वल टू 1.54। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1.54 के लिए हमने कर्व के अंडर एरिया डिफाइन करना है और वो एरिया हमें प्रोबेबिलिटी देगा। z की वैल्यू -3 से +3 के बीच में होती है। जो हमारा कर्व है वो मीन पे पीक वैल्यू पे होता है और मीन उसका स्टैंडर्ड कर्व के लिए 0 पे होता है। तो 0 के इस साइड +3 और 0 के लेफ्ट हैंड साइड -3 हमारी z स्केल की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, तो 0 के इस साइड राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं, मीन के राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी 0.5 और मीन के लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी 0.5। नेगेटिव वैल्यू के लिए, जेड की नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर हमने एरिया निकालना है तो उसके लिए भी टेबल की पॉजिटिव वैल्यू को ही हम कंसिडर करते हैं और वही उसके रिस्पेक्टिव एरिया को डिफाइन करती है, क्योंकि मीन के दोनों साइड जो कर्व है वो सिमेट्रिक होता है। तो जितना एरिया लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही एरिया राइट हैंड साइड भी है। तो अब इस प्रॉब्लम में अगर हम आते हैं तो हमने निकालना है एरिया अंडर द कर्व फॉर z इज इक्वल टू 1.54। ठीक है, तो दैट इज़ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मैंने बताया था आपको ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की जो पीक वैल्यू होती है ये होती है मीन पे, जिसके लिए मीन बराबर 0 ओरिजिन पे होता है। जेड स्केल कर्व कभी भी एक्स एक्सेस को टच नहीं करता, नीचे वाली एक्सेस को टच नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसको लिमिट कर देते हैं जेड स्केल, जेड इज इक्वल टू -3 से लेके +3 तक। ये रीज़न आपका एरिया देता है और ये एरिया हमको ये रीज़न का एरिया हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। तो 0 से +3 तक प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी, 0 से -3 तक प्रोबेबिलिटी भी 0.5, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ठीक है, अब अगर हमको पॉइंट z दिया है 1.54, तो इसका मतलब हमने 0 से लेके 1.54 तक का एरिया निकालना है। तो 1.54 पॉजिटिव में दिया है तो इस साइड कहीं आएगा, यानी हमने इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। इसका हम डायग्राम भी बनाएंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। तो हमने निकालना था एरिया फॉर z इज इक्वल टू 1.54। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया या प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन z इज, इसको हम लिमिट कर सकते हैं z इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1.54, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो एरिया z इज इक्वल टू 1.54। तो दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हम पॉइंट 1.54 z इज इक्वल टू लें तो 0 से ही लेंगे, ओरिजिन से ही लेंगे। देन अब इसको हम देखने के लिए किस पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे। तो हमने टेबल देखनी है किसके लिए, 1.54 z वैल्यू के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि टेबल को हमने कैसे देखना है। ये आपकी बुक के लास्ट में एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की टेबल दी होगी, एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, जहाँ पर इस तरह का एक कर्व आपको डिफाइन करके दिया होगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इस टेबल में z वैल्यूज़ दी होगी ऊपर कॉलम में। ठीक है, एंड दिस वैल्यू वेरी फ्रॉम 0.0, 0.1, 0.2 टू 3। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, ये 3 तक जाएगी। ये कॉलम में आपको डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ दी है 0.00। तो आफ्टर द डेसिमल द सेकंड डिजिट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। अब हमारी वैल्यू थी यहाँ पर 0.14, तो पहले हम जाएंगे 1 वाली रो पे। ठीक है, इंटीजर पार्ट 1 है तो पहले 1 वाली रो पे जाएंगे। तो इस पर हम जाते हैं पहले 1 वाली रो पे। ठीक है, तो यह है 1 इंटीजर पार्ट 1।
इस रो पे जाने के बाद नेक्स्ट देखेंगे 0.54, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं 1.5। 1.5 का है, ये है, हम गए 1.5 पे, 1 पे ना जाके हम कहाँ जाएंगे 1.5 पे। तो 1.5 वाली रो पे नेक्स्ट सेकंड डिजिट है डेसिमल के बाद 4, तो 0.04 कॉलम। तो 1.5 रो एंड 0.04 कॉलम, 0 1 2 3 4, तो ऊपर आपको दिख जाएगा 0.04। तो 1.54 की वैल्यू आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 0.4382। तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 0.4382। देन दिस इज इक्वल टू 0.4382। तो दिस इज द सिंपल मेथड टू डिराइव द एरिया अंडर द कर्व विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल, ठीक है। अब इसी को हम अगर कर्व में डिफाइन करें तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, यहाँ पर हमारा मीन है एक्स बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे कि ये है 1.54। तो हमने एरिया निकालना था 0 से लेके 1.54, देन दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व। तो ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसी दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं, फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ 0.25। टू द राइट ऑफ का मतलब अगर मेरे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है तो इसमें 0.25 आएगा, यहाँ कहीं पर ये 0 हो गया 0.25। तो इसके राइट में यानी राइट हैंड साइड का एरिया हमने निकालना है। अब कहाँ तक निकालना है, 3 तक, क्योंकि ये लिमिटेड है कहाँ तक, 3 तक। तो हमने 0.25 से लेके 3 के बीच का एरिया निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ द एरिया फॉर z इज़ ग्रेटर देन 0.25, या हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू द एरिया। अब देखो, अगर मुझे इसके राइट हैंड साइड का एरिया निकालना है तो उसको निकालने के लिए अगर मैं 0 से 3 तक का एरिया कहूँ तो मैंने बताया था यहाँ पर 0 से 3 तक का एरिया 0.05 है, 0 से 3 तक यानी इस हाफ का एरिया। तो राइट हाफ का एरिया पूरा 0 से 3 तक है 0.5। उसमें से अगर मैं यहाँ तक का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस पूरे एरिया में से अगर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको इससे आगे का एरिया मिल जाएगा। तो दैट इज़ द एरिया वेयर z is greater equal to 0 and less equal to 3 माइनस 0 से 3 यानी राइट हैंड साइड पूरी एरिया वेयर z is greater equal to 0 and less than equal to 0.25 यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो इस पूरे एरिया में से ये एरिया अगर मैं माइनस कर दूँ तो इससे आगे का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो अब हम वैल्यू देखते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 0.5, राइट हाफ की पूरी जो वैल्यू है वो 0.5 होगी, ठीक है, माइनस अब हमने देखना है 0.25 पर। तो 0.25 हम टेबल से देख सकते हैं, 0.2 तो 0.2 यहाँ है और उसके बाद सेकंड डिजिट है 5, तो 5 फिफ्थ कॉलम में 1 2 0 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ कॉलम में वैल्यू है आपकी 0.0987। तो यानी 0.25 की वैल्यू 0.0987, तो यह आ जाएगी 0.0987। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू आएगी 0.4013। तो दिस इज़ द एरिया अंडर द एट द राइट ऑफ द 0.25। ऐसे ही अगर हम निकालते हैं फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ 1.96, तो लेफ्ट ऑफ 1.96 पहले हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस साइड रीजन से। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं ये हमारा मीन है, एक्स बार इज इक्वल टू 0, वैल्यू हमें दी है 1.96, तो 1.96 यहाँ कहीं आएगा 1.96, और इसके लेफ़्ट का एरिया हमने निकालना है। तो लेफ़्ट का मतलब इसके लेफ़्ट में, तो इसके लेफ़्ट में ये पूरा रीजन आएगा कहाँ तक, -3 तक, ठीक है। अब अगर मुझे 0 से -3 तक का एरिया निकालना है तो 0.5 है यहाँ से यहाँ तक का एरिया, उसमें ये एरिया निकाल के अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, एरिया दैट इज़ वेयर z इज़ लेस देन 1.96, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन इट इज़ इक्वल टू एरिया वेयर z इज़ ग्रेटर इक्वल टू -3 लेस इक्वल टू 0 प्लस द एरिया फॉर z इज़ इक्वल टू 1.96।
देन इट इज़ इक्वल टू 0.5, ये पूरा एरिया 0.5 होगा, प्लस इसमें एरिया देखना है 1.96। तो पहले 1 पे जाएंगे, 1.9 पे जाएंगे, तो हम गए 1.9 पे, फिर सेकेंड डिजिट 6 है तो 6 वाले कॉलम में जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो यह है 0.4750, 0.4750, इसको ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 0.9750 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ 1.96। ठीक है, तो टेबल भी इजी है और टेबल के थ्रू वैल्यू देखना भी इजी है। अब इसके बाद दो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। जब भी हमको जेड वैल्यूज़ के बीच में एरिया निकालना होता है, दो जेड वैल्यूज़ दी और उनके बीच का एरिया हमने निकालना है, तो वहाँ पर हम उनके साइन देखते हैं। ए बोथ द जेड्स आर ऑन द सेम साइड, अगर दोनों जेड वैल्यूज़ एक ही साइड है, यानी या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दैट इज़ इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन द एरिया बिटवीन देम, तो उनके बीच का एरिया निकालने के लिए हम उनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन द एरिया बिटवीन देम इज़ गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ दियर टेबुलर वैल्यू, तो उनकी जो टेबुलर वैल्यू है उन टेबुलर वैल्यू के वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके हम उनका एरिया निकालते हैं। तो जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, लेट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ जेड इज फ्रॉम वेयर जेड वैल्यू इज़ फ्रॉम 0.60 टू 1.80, दोनों पॉजिटिव हैं तो 0.60 यहाँ पर आ रहा है, 1.80 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इनके बीच का एरिया हमने निकालना है, तो निकालने के लिए अगर मैं 0 से 1.8 का एरिया निकालूँ तो टेबल में मुझे दिया है, 0 से 0.6 का एरिया निकालूँ टेबल में मुझे दिया है, इस एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनके बीच का एरिया मिल जाएगा। तो हम एरिया निकाल लेते हैं जेड का 0 से 1.8 तक का, यहाँ तक का एरिया पूरा निकल जाएगा। फिर हम एरिया निकाल लेते हैं 0.6 तक का, 0.6 तक का ये एरिया आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 1.8 का एरिया निकालता हूँ तो 1.8 हम देखेंगे यहाँ, तो 1.8 क्या कोई डिजिट नहीं है तो ये 0 वाली आएगी, 0.4641, तो ये आ गई 0.4641। फिर हमने लिखना है 0.6 पर, 0 से 0.6 तो 0.6 पे आ जाएगी 0.2257, तो आ जाएगा 0.2257, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। सेकंड केस आता है इसमें, इफ़ द टू जेड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मीन, द एरिया बिटवीन देम इज़ गिवन बाय द सम ऑफ दियर टेबुलर वैल्यू। अब अगर हमारी जो दो जेड वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड है, यानी एक जेड वैल्यू नेगेटिव है और एक जेड वैल्यू पॉजिटिव है, तो उनका बीच का एरिया निकालने के लिए हम उनको टेबुलर वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमको दिया है एरिया हमने निकालना है -0.4 से लेके 0.6 तक का, तो -0.4 से लेके 0.6 तक का है, तो -0.4 इधर है और 0.6 इधर है, तो इनके बीच का एरिया का मतलब दोनों साइड का टोटल एरिया, तो हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं, प्लस यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया भी टेबल में दिया है, यहाँ से यहाँ तक का, माइनस की वैल्यू के लिए भी एरिया प्लस का ही होगा क्योंकि एरिया स्केलर वैल्यू है तो साइन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एरिया पहले निकाल लेते हैं -0.4 से 0 तक का, यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया, फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0.4 पे अगर मैं एरिया देखूँ तो 0.4 पे एरिया है मेरा 0.1554, तो ये जगह 0.1554। 0.6 पे एरिया अभी हमने निकाला था, 0.6 पे एरिया है 0.2257, 0.2257, दोनों को ऐड कर दो तो उनके बीच का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है जहाँ पर हमको एक्स स्केल दिया है, तो हमको पहले एक्स स्केल को जेड स्केल में कन्वर्ट करना है, फिर एरिया फाइंड करना है। अ नॉर्मल कर्व हैज़ एक्स बार इज इक्वल टू 20, तो हमें एक्स बार की वैल्यू दी है, मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, और हमने एरिया फाइंड करना है x1 इज इक्वल टू 15 एंड x2 इज इक्वल टू 40 के बीच का एरिया, दोनों पॉजिटिव हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं z1, द जेड वैल्यू फॉर x1, तो x स्केल को पहले z स्केल में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला मैंने बताया था x1 माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, तो x1 इज़ 15 माइनस एक्स बार इज़ 20 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 10, देन इट इज़ इक्वल टू -5 अपॉन 10, so it is equal to -0.5, then z2 is equal to x2 minus x bar upon sigma, then x2 is 40 minus x bar is 20 upon 10, then it is equal to +2। तो अब हमारी एक वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमने निकालना है एरिया बिटवीन
जेड इज़ ग्रेटर इक्वल टू माइनस 0.5 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम पहले एरिया z इज़ इक्वल टू माइनस 0.5 ये एरिया निकाल लेते हैं, प्लस दोनों साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे एरिया, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हैं, z इज़ इक्वल टू 2। तो ये 0 से लेके यहाँ तक और ये 0 से लेके यहाँ तक है। तो पहले हम 0.5 का एरिया देख लेते हैं। 0.5 का एरिया उसका कोई डिजिट नहीं है, तो 0.1915 प्लस 2 पे एरिया देखते हैं एग्जैक्टली 2.0 0.4772 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करके वैल्यू मिलेगी 0.6687। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आएंगी हमारी, इन दोनों के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसको अगर हम ग्राफ में शो करते हैं या नॉर्मल कर्व में शो करते हैं तो इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मीन है, एक्स बार इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव वाली, यानी 0.5, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2, यहाँ कहीं पर होगी 2। इन दोनों के बीच का एरिया ये एरिया कहलाएगा। तो ये एरिया ये होगा जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम दैट द मीन हाइट ऑफ द सोल्जर्स टू बी 68.22 इंच। सपोज़ किसी आर्मी या किसी रेजिमेंट में जो सोल्जर की एवरेज हाइट है वो कितनी है, 68.22 इंच है, विद ए वेरिएंस, जिसका वेरिएंस हमें दिया है 10.8 इंच, जिससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। हाउ मैनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट इज़ बी ओवर 6 फीट टॉल। तो 1000 की अगर रेजिमेंट है तो उनमें से कितने सोल्जर हम एक्सपेक्ट करें, कितने सोल्जर 6 फीट से ज़्यादा हो सकते हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें यहाँ पर दिया है लेट एक्स बार इज इक्वल टू 68.22 इंच, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस होता है, ये हमने पढ़ा था। देन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस इज इक्वल टू 10.8, इसका स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो 3.286 समथिंग आएगा, इतना इंच। एंड एक्स बार हमें दिया, सॉरी एक्स वैल्यू हमें दी है 6 फीट, जिस पे हमने वैल्यू निकालनी है। तो 6 फीट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, तो 6 फीट को इंच में चेंज कर लेते हैं, तो 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72 इंच। तो दिस इज़ द एक्स वैल्यू। अब इस एक्स स्केल को किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले जेड स्केल में। सो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। सो इट इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, दैट इज़ 72 माइनस एक्स बार कितना था 68.22 अपॉन डिवाइडेड बाय 3.286, देन इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 1.15। तो हमने यानी जेड वैल्यू में जो वैल्यू निकालनी है 1.15 की निकालनी है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया जेड इज इक्वल टू 1.15 पे, देन इट इज़ इक्वल टू, नहीं सॉरी हमने निकालना है यहाँ पर वुड यू एक्सपेक्ट इज ओवर 6 फीट टॉल। ओवर का मतलब 6 फीट से ज़्यादा, तो 6 फीट से ज़्यादा का मतलब जेड की इस स्केल के लिए जिसकी वैल्यू जेड की वो वैल्यू जो 1.15 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही 6 फीट से ज़्यादा हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जेड इज़ ग्रेटर देन 1.15, तो जेड इज़ ग्रेटर देन का मतलब 1.15 के राइट में, दैट इज़ राइट ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 1.15। तो यहाँ पर पहले जैसे हमने यहाँ पर कर्व बनाया था, तो इसके राइट में अगर हम कहते हैं यहाँ पर 1.15 है, इसका राइट ये हो गया, तो हम पहले 0 से 3 तक निकाल लेंगे जो 0.5 होता है, और उसके बाद 1.15 तक निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी ये एरिया आपका आ रहा है, एरिया z इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एरिया z इज़ इक्वल टू 1.15, देन इट इज़ इक्वल टू 0.5 माइनस, अब 1.15 पे अगर देखते हैं तो टेबल पे जाना पड़ेगा। 1.5 पे जाओ पहले, 1.5 फिर उसके बाद 1.15 में पहले 1.1 पे जाएंगे,
ठीक है। 1.1 के बाद फिफ्थ कॉलम में 0 1 2 3 4 5, तो ये जाएगा 0.3749, 0.3749, 0.3749। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.1251। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया विच गिव्स द एक्सपेक्टेड नंबर। ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यही नंबर यही एरिया हमें देता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सोल्जर्स अबव 6 फीट, और ये नंबर कितना आया 0.1251। सो आउट ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर हमने निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स दिए हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो आउट ऑफ 1000 सोल्जर्स द एक्सपेक्टेड number are 1000 into 0.1251, so it becomes 125.1, because this is the number of soldiers, तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, so it is equal to 125 soldiers। तो 125 सोल्जर ऐसे होंगे जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स को टेबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके कुछ और प्रॉब्लम मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा और नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो इसमें स्टैट का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे द न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड्स।